हेलो एवरीवन। तो हम लोग अकाउंट्स क्लास 11 का नया चैप्टर स्टार्ट करें विच इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन दोनों ही बोर्ड आईएससी सीबीएसई दोनों के लिए काफी रेलिवेंट है और ये चैप्टर न केवल आपको क्लास 11 में इंपॉर्टेंस रखता है बल्कि आप जब तक अकाउंट्स पढ़ेगा तब तक आपको इस कॉन्सेप्ट का कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे आपको आएगा ही आएगा। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, थोड़ा सा टेक्निकल है, बट अश्योर कि अगर आप 7 से 8 क्लास रेगुलर करते हैं तो ये चैप्टर आपको बहुत जबरदस्त तरीके से समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, डेप्रिसिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको कहीं ना कहीं मालूम ही है अगर आप अभी तक जर्नल चैप्टर कर चुका है। जर्नल में हम लोग बहुत बार डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री डिस्कस किए हैं और कहीं ना कहीं आपको ये बात मालूम है कि डेप्रिसिएशन एक तरीके का एक्सपेंस है। अब इस चैप्टर में अपने को नया क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में अपने को यह पढ़ना है कि जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक असेट को अक्वायर करता है या मल्टीपल असेट्स को अक्वायर करता है तो किस तरह से उनमें डेप्रिसिएशन को चार्ज करता है, और अगर उन असेट को खरीदे और बाद में उनको बेचे तो क्या फायदा और क्या नुकसान निकल कर आता है। इस चैप्टर में अपने को पढ़ने मिलेगा डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन का रीजन क्या होता है, क्यों हम लोग डेप्रिसिएशन लगाते हैं, डेप्रिसिएशन का पूरा अकाउंट्स आपको बनाने मिलेगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर को। सबसे पहला डिस्कशन हम लोग करते हैं कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, सिंपल डेप्रिसिएशन का अगर मतलब समझा जाए तो डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट, और अगर हम प्रिसाइसली बोले तो डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट। डेप्रिसिएशन हमेशा आपके फिक्स्ड असेट के ऊपर लगता है, और यहीं से मेरा पहला क्वेश्चन बनकर निकलता है या पहला कॉन्सेप्ट आपका निकलता है जो कि है आपका फिक्स्ड असेट क्या होता है। प्लीज आप लोग मेरे साथ साथ लिख सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट का मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं आपको मालूम ही होगा कि फिक्स्ड असेट का मतलब क्या होता है, फिर भी जस्ट हम ब्रीफ करते हैं। फिक्स्ड असेट एक ऐसा असेट है जिसको एक बिजनेस एंटरप्राइज अपने बिजनेस में यूज करके पैसा कमाता है। फिक्स्ड असेट्स आर जनरली हेल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। और फिक्स्ड असेट वो है जिसको एक बिजनेस एंटरप्राइज यूज करके पैसा कमाना चाहता है, ना कि उसको बेच के पैसा कमाना चाहता है। हालांकि फिक्स्ड असेट्स आर सोल्ड, बट आपके बिजनेस के यूजुअल कोर्स में हम लोग उसको बेचकर पैसा नहीं कमाना चाहते। आवर ऑब्जेक्टिव इज टू यूज द असेट एंड अर्न मनी। रेवेन्यू कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, इनकम कमाने के लिए हम लोग इस असेट को यूज करके पैसा कमाना चाहते हैं। जैसे अगर हम आपको बोले, कंपनी सपोज हम लिया आपका वोल्टास, वोल्टास एसी बनाता है और उनको बेचता है। तो अगर हम आपको बोले वोल्टास के लिए एसी और फर्नीचर में कौन सा फिक्स्ड एसेट है, तो आपका आंसर निकल कर आएगा फर्नीचर इज अ फिक्स्ड, क्योंकि वोल्टास फर्नीचर को यूज करके पैसा कमाता है। वोल्टास फर्नीचर को यूज करके पैसा कमाता है। वोल्टास का ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता है कि हम अपने यूजुअल बिजनेस के कोर्स में फर्नीचर को बेचकर पैसा कमाएं। और जनरली वोल्टास अपने फर्नीचर को 1 साल या एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा यूज करेगा और 1 साल से ज्यादा उनका बेनिफिट डिराइव करेगा। तो अगर हम आपको कंक्लूजन बताएं कि फिक्स असेट क्या होता है, आप लोग मेरे साथ साथ लिख सकते हैं प्लीज फटाफट। फिक्स असेट इज एन असेट विच इज नंबर 1 हेल्ड फॉर यूज, एक ऐसा असेट जिसको आप अपने बिजनेस में यूज करते हैं। सेकेंड, विच इज नॉट जनरली सोल्ड, not generally sold in the usual course of business, which is not generally sold in the usual course of business। मतलब ऐसा नहीं है कि वो लोग उसको बेचते नहीं है, बट अपने रोजमर्रे के बिजनेस में, डे टू डे एक्टिविटी में आप उसको बेचता नहीं है, इन द यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस। और थर्ड पॉइंट आपका निकल कर आता है, द बेनिफिट ऑफ विच, द बेनिफिट फ्रॉम विच, द बेनिफिट फ्रॉम विच is expected to be received for more than 1 अकाउंटिंग ईयर। 1 साल से ज्यादा आप उसका बेनिफिट एक्सपेक्ट करते हो कि आप डिराइव करोगे। वर्ड हम लोग एक्सपेक्टेड पढ़ रहे हैं क्योंकि हो सकता है आपको इसका बेनिफिट 1 साल से कम भी मिले, बट जब आप इसको खरीदते हो तो आपका ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है कि आप इसको 1 साल से ज्यादा यूज करेगा। हम आपको डेप्रिसिएशन में फिक्स असेट क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि डेप्रिसिएशन हमेशा आपके फिक्स असेट के ऊपर लगता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि फिक्स असेट का मतलब क्या होता है। एग्जांपल फिक्स असेट का आपका क्या हो गया?
बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, इन सबको आप क्या बोलते हैं? फिक्स्ड एसेट। ठीक है, हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और सेकंड टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, जहां पर हम आप लोगों को एक बार क्लियरली बताते हैं कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। तो डेप्रिसिएशन का आपका सिंपल मतलब हो गया रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट। अब यहां पर आप ध्यान से समझना, जब हम बोल रहे हैं डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट, आई डोंट मीन रिडक्शन इन द मार्केट वैल्यू ऑफ असेट। जिस वैल्यू पे हमने असेट को खरीद रखा है, जिस असेट में, जिस वैल्यू में हमने असेट को अक्वायर कर रखा है, वो वैल्यू कम होता है, ना कि असेट का मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का डेप्रिसिएशन से कोई लेना देना ही नहीं है। हो सकता है आपके असेट का मार्केट वैल्यू बढ़े घटे, दैट इज इररिलेवेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज डेप्रिसिएशन के कारण आपके असेट का परमानेंट वैल्यू कम होता है। ठीक है, तो पहला लाइन प्लीज आप लोग लिखना, डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन in the value of fixed asset. Depreciation means reduction in the value of fixed asset. ठीक है, और अगर आपको इसको और टेक्निकल तरीके से थोड़ा सा समझना है तो हम आपको और एक टेक्निकल तरीका बताते हैं। प्लीज मेरा बात सुनना, हम क्या बोल रहे हैं। डेप्रिसिएशन मींस सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल वैल्यू ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट। प्लीज एक एक वर्ड को अपने डिटेल में डिस्कशन करेंगे, पहले आप एक बार लिखना हम क्या बोल रहे हैं। डेप्रिसिएशन मींस सिस्टमैटिक रिडक्शन, सॉरी, डेप्रिसिएशन इज सिस्टमैटिक एलोकेशन, डेप्रिसिएशन इज सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिशिएबल वैल्यू ओवर द यूजफुल लाइफ। बहुत सारा इसमें कीवर्ड है जिसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट एक बार आप ये लाइन को लिखो और अब हम आपको एक एक वर्ड का मतलब समझाते हैं। देखो, सबसे पहला जो आपका कॉन्सेप्ट है वो निकल कर आता है डेप्रिशिएबल वैल्यू। डेप्रिशिएबल वैल्यू का मतलब क्या होता है? देखिए, सपोज आपने किसी असेट को अक्वायर करा 10 लाख रुपए में, ठीक है, जिसका लाइफ 5 साल है, मतलब आप इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इसको 5 साल तक यूज करेगा, और 5 साल के बाद आप जब इस असेट को स्क्रैप करेगा, भंगार करेगा, तो आपको स्क्रैप वैल्यू मिलेगा 2 लाख रुपए। तो मेरा क्वेश्चन आपको यह है कि असेट मैक्सिमम कितना डेप्रिशिएट हो सकता है? आपने खरीदा 10 लाख में, 5 साल बाद आपको इसका 2 लाख रुपया मिल जाएगा, मतलब ये असेट आपका मैक्सिमम डेप्रिशिएट कितना होगा? 8 लाख। इस 8 लाख को हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रिशिएबल वैल्यू। ये बात समझ में है? अब सपोज हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपका इसका कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, आपका कॉस्ट कितना निकला? 10 लाख, लाइफ 5 साल, मतलब आपका ये असेट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5 साल तक चलेगा, और 5 साल में ये असेट कितना डेप्रिशिएट हो जाएगा? पूरा 10 लाख रुपया, क्योंकि आपका कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं है। 5 साल आप इस असेट को यूज करेगा और 5 साल के बाद अज्यूम करें आपके असेट का वैल्यू 0। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं 10 लाख डिवाइडेड बाई 5, यानी कि हर साल आपका 2 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन होगा, हर साल आपके असेट का वैल्यू 2 लाख रुपए से गिरेगा, एंड दिस 2 लाख इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। क्लियर है मेरा बात? नेक्स्ट, आपको यूजफुल लाइफ का मतलब समझ में आ गया होगा, जितना साल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उसको यूज करेगा। अब हम आपको एक और लाइन बताता है जिससे आपको और भी बहुत कुछ समझने मिलेगा, बट पहले आप प्लीज ये लाइन साथ साथ लिखो, फिर हम इसका आपको मतलब समझाते हैं। प्लीज लिखना, व्हेन अ फिक्स asset is acquired, when a fixed asset is acquired, it is recorded at its purchase cost। जब भी आप किसी फिक्स असेट को खरीदते हैं तो आप उसको उसके परचेस कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, जितने पे आपने उसको खरीदा। सच असेट इज यूज्ड टू अर्न रेवेन्यू ओवर द लाइफ ऑफ द असेट। आप इस असेट को यूज करते हैं रेवेन्यू कमाने के लिए, कब तक? जब तक आपके असेट का लाइफ है। जब तक असेट का लाइफ है आप उसको यूज करेगा। एवरी ईयर
every year part of this asset, every year part of this asset is treated as expense and recorded in the name of depreciation. आराम से आप इन 3 पॉइंट को लिखना, और इन 3 पॉइंट को लिखने के बाद हम आपको इसका मतलब समझाते हैं कि इसका मतलब क्या निकलता है। हम अज्यूम करें कि आप लोग इसको कॉपी कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं किया तो एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करके प्लीज इस लाइन को कॉपी कर लो। अब हम आपको इसका मतलब समझाते हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हर साल आप असेट को यूज करोगे रेवेन्यू कमाने के लिए। सपोज आपने असेट को खरीदा 10 लाख में, तो 10 लाख इज योर परचेज कॉस्ट। आप इसको यूज करेगा 5 साल। हर साल आप इस असेट के कॉस्ट को अपना खर्चा मानेगा, जिसको जो आपका निकल रहा है 2 लाख पर ईयर। आपने असेट को खरीदा कितने में? 10 लाख में। उसका लाइफ कितना है? 5 साल। हर साल आप इस असेट को यूज करेगा रेवेन्यू कमाने के लिए, और हर साल आप इस कॉस्ट का कुछ पार्ट को अपना खर्चा मानेगा, और उस खर्चे का नाम ही हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। क्या आप लोग को मेरा बात यहां तक एकदम क्लियर है? क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एक्चुअली समझना है वो है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेप्रिसिएशन? आखिर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है? बड़ा ध्यान से समझना, 4 से 5 पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे इसमें, प्लीज सुनिएगा मेरा बात। ऑब्जेक्टिव ऑफ डेप्रिसिएशन, और यहां से एक्चुअल आपके चैप्टर का कॉन्सेप्ट बिल्ड होना चालू होगा। हम लोग को करीब करीब 20 से 25 मिनट लगेगा इस चैप्टर का थोड़ा सा थ्योरी पढ़ने में। थ्योरी पढ़ने का फायदा ये होता है कि आपको चैप्टर का फ्लेवर आता है, चैप्टर के कॉन्सेप्ट के संग ब्लेंड होना बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। बिना थ्योरी सीधा आप प्रैक्टिकल सम से स्टार्ट करोगे तो चैप्टर का आपको फील नहीं आएगा। तो टू गेट दैट फील यू हैव टू स्टडी थोड़ा बहुत इसका थ्योरी पार्ट। प्लीज देखिएगा, सुनिएगा मेरा बात। सबसे पहला पॉइंट आपका निकल कर आता है, क्यों हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करें? व्हाई? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेप्रिसिएशन? पहला पॉइंट हम लिखा, टू अरेंज funds for replacement of asset. To arrange funds for replacement of asset. आप केवल एक पॉइंट को लिखना, हम इसको आपको डिटेल में समझाएगा। आप लोग फटाफट प्लीज केवल इस पॉइंट को एक बार लिख लो, फिर हम इसको आपको डिटेल में समझाते हैं कि इसमें हम बोलना क्या चाह रहे हैं। सब हर एक थ्योरी का पार्ट को हम आपको नंबर्स लेके बताएगा। केवल थ्योरी की तरह हम इसको रीड नहीं करवा देगा, आपको हर एक एक पॉइंट को हम नंबर्स लेके समझाएगा। टू अरेंज फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट, समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, वेरी इंटरेस्टिंग। सुनिएगा प्लीज मेरा बात। देखो, सपोज आपने एक असेट खरीदा फॉर ₹50,000। मान लो आपने मशीन खरीदा 50,000 का। जर्नल एंट्री क्या करेंगे? जर्नल एंट्री आपका बना मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000 50,000। इस जर्नल एंट्री में आई डोंट थिंक किसी को कोई दिक्कत होगा, करेक्ट? अब सपोज आपके इस असेट का जो लाइफ है वो मान लो आपका 5 साल है। मतलब आप इस 50,000 के असेट को 5 साल तक यूज करोगे तो हर साल आपके असेट का वैल्यू 10,000 रुपए से ड्रॉप होगा, ठीक है? तो जब आपका असेट का वैल्यू ड्रॉप हुआ, इस 10,000 को हमने क्या नाम दिया? डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री क्या होगा? आई थिंक आप लोग सबको मालूम है, डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री बनता है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। आप लोग सबको मालूम है, एंड अमाउंट विल बी ₹10,000। हम फिर एक बार ब्रीफ कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन क्योंकि आपका खर्चा है हम लोग इसको डेबिट करते हैं, और क्योंकि आपके एसेट का वैल्यू गिर रहा है हमने मशीन के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। सिंपल, मशीन एक एसेट है, बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। और डेप्रिसिएशन को डेबिट क्यों किया? क्योंकि सर डेप्रिसिएशन इज माय एक्सपेंस, एंड मशीन को हमने क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि आपके एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, ठीक है? सपोज हमने इस पूरे साल में सेल किया 2 लाख रुपए का कैश सेल्स, ठीक है? तो जर्नल एंट्री क्या बना? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ₹2 लाख एंड 2 लाख, ठीक है? आई डोंट थिंक यहां तक किसी को कोई इशू है। 3 जर्नल एंट्री, बड़ा सिंपल है। सपोज हमारे बिजनेस में 3 ही ट्रांजैक्शन हुए और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो, मान लो पूरे साल भर में हमने केवल 3 ट्रांजैक्शन किए। अगर हम आपको बोले कि मेरे को प्रॉफिट लॉस निकाल कर बताओ, आप क्या बोलेगा?
सर इनकम कितना हुआ? इनकम तो एक ही हुआ है, सेल। सेल इज माई इनकम। तो सर हमने इनकम के लिए सेल लिखा 2 लाख। और एक्सपेंस कितना हुआ? सर डेप्रिसिएशन हमारा खर्चा है 10,000, तो 10,000 को हमने माइनस करा और आपका प्रॉफिट लॉस निकल कर आ गया 1,90,000। आई डोंट थिंक इसमें कोई इशू है। आई डोंट रियली थिंक कि इसमें आपका कोई इशू है। कितना हुआ आपका? 1,90,000। क्लियर? अब अगर हम आपको पूछें कि आपके पास कैश बैलेंस कितना है? कैश बैलेंस, हाँ कैश बैलेंस, हम बैंक का बात नहीं कर रहे, केवल कैश का बात कर रहे हैं। आपने सेल कितना करा? 2 लाख रुपया। आपका ही कैश बैलेंस, हम बैंक का बात नहीं कर रहे, केवल कैश का बात करें। कैश इज ₹2 लाख। ठीक है। आप सोचना, आपने इस साल प्रॉफिट करा 1,90 का, लेकिन आपके पास कैश है 2 लाख रुपए का। प्रॉफिट हुआ 190 का, कैश आपके पास अभी भी 2 लाख का है। 10,000 रुपीज का डिफरेंस पता है क्यों आ रहा है? बिकॉज डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रीसिएशन एक लौता ऐसा खर्चा है जिसका कोई कैश पेमेंट नहीं होता है। आप कोई भी खर्चे का एंट्री देखो, रेंट, जर्नल एंट्री क्या बनता है? रेंट टू बैंक। आप सैलरी का एंट्री देखो, सैलरी टू बैंक। आप कमीशन का एंट्री देखो, कमीशन टू बैंक या कैश वटेवर। हर खर्चे का कैश में पेमेंट होता है, बट डेप्रिसिएशन आपका एक लौता ऐसा खर्चा है जिसका कोई कैश पेमेंट नहीं होता है। डेप्रिसिएशन आपका खर्चा है, लेकिन आपको इसका पेमेंट नहीं करना होता है, क्योंकि एंट्री क्या बन रहा है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। रेंट का एंट्री क्या बनता है? सर रेंट टू कैश। सैलरी का एंट्री क्या बनता है? सैलरी टू कैश। खर्चा है और आप उसका पेमेंट भी कर रहे हो, बट डेप्रिसिएशन का कोई पेमेंट नहीं होता है। मतलब 10,000 रुपीज आपके पास कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा कैश है। क्या मैं ऐसा बोल सकते हैं? प्रॉफिट है 1,90, बट आपके पास कैश कितना है? 10,000। आप क्या करो, आप इस साल ईयर वन में आप इस 10,000 रुपीज के कैश को साइड में रख दो। ईयर 2 में अज्यूमिंग आपका सेम सेल हो रहा है, सेम खर्चा है, अगला फिर साल आपके पास 10,000 रुपया बचेगा। ईयर 3 में फिर आपके पास एक्स्ट्रा 10,000 कैश बचेगा। ईयर 4 में फिर से आपके पास 10,000 कैश बचेगा। ईयर 5 में फिर से आपके पास 10,000 रुपीज कैश बचेगा। 5 साल में आप 50,000 रुपया कैश को साइड में अक्यूमुलेट कर लेगा। हाँ या ना? क्या आप लोगों को मेरा बात क्लियर है? 5 सालों में आप 10,000 रुपीज करके, 5 साल में 10,000 करके आप 50,000 रुपया को साइड में कर लेगा। कैश आपके पास अक्यूमुलेटेड है 50,000, एंड आपको असेट को रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि असेट का लाइफ कितना है? 5 साल। 5 साल के बाद आपका यह असेट खत्म हो जाएगा, आपको नया असेट खरीदना पड़ेगा। नया असेट खरीदने के लिए आपको कितना पैसा चाहिएगा? अज्यूम करते हैं वापस 50,000, एंड यू हैव 50,000 अलग से अक्यूमुलेटेड, जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने असेट को वापस से रिप्लेस करने। डेप्रिसिएशन लगाने का बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है अपने असेट को रिप्लेस करने के लिए फंड्स को अरेंज करना। डेप्रिसिएशन आप लगाता ही है ताकि आप अपने कैश को साइड में रख सको, और जब आपका असेट ऑब्सोलीट हो जाएगा, जब आपका असेट आउटडेटेड हो जाएगा, तो आप उस असेट को रिप्लेस कर। क्या मेरा बात आप लोग को समझ आ रहा है? अब अगर इसी में थोड़ा सा फाइनेंस को ब्लेंड करें, आप क्या कर सकते हो? हर साल आपने, क्योंकि देखो अब आप बोलेगा ना कि सर 5 साल के बाद ये असेट का वैल्यू थोड़ी ना 50,000 होगा। 5 साल के बाद महंगाई के कारण हो सकता है आपका असेट का वैल्यू 65 हो जाए। हाँ मान लिया, क्या करो? जो आपने 10,000 रुपीज साइड में रखा, इसको आप कहीं पर इन्वेस्ट कर दो। इस पैसे को भी आप कहीं पर इन्वेस्ट कर दो। हर साल जो आप कैश को साइड रख रहे हैं, उन सारे पैसे को आप कहीं ना कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड में, गोल्ड में, सिल्वर में, कहीं पर इन्वेस्ट कर दो। और जब आप इस 50,000 को इन्वेस्ट करेगा, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको रिटर्न 50,000 से ज्यादा मिलेगा, और हो सकता है आपको 60 से 65,000 रुपए एक्यूमुलेट हो जाए, और आप उस पैसे को यूज कर सकते हो अपने असेट को रिप्लेस करने के लिए। 60 से 65,000 रुपीज आपके पास अक्यूमुलेट हो जाएगा, और आप उसको यूज कर सकते हैं अपने असेट को रिप्लेस कर। क्या बात समझ में? तो डेप्रिसिएशन लगाने का आपका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू अरेंज फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट। आई थिंक आप लोग को मेरा बात। सेकंड सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन
टू डिटरमाइन द करेक्ट वैल्यू, द करेक्ट कॉस्ट लिखना, वैल्यू मत लिखना, द करेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स लिखना एक बार आप लोग, फिर इसमें भी हम एग्जांपल लेके समझाएगा बड़े डिटेल में। क्यों लिखना आप लोग एक बार, टू डिटरमाइन द करेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स, अपने कॉस्ट का सही वैल्यू निकालना, सही कॉस्ट निकालना, अपने गुड्स का सही कॉस्ट निकालना। सुनना मेरा बात प्लीज, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है इस पे, ठीक है। सेकंड वाले पॉइंट को समझाने के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल हम ले रहे हैं, प्लीज सुनना मेरा बात। सपोज आपने, सपोज एग्जांपल लेते हैं बिस्लरी का, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बनाते हैं। सपोज इनको एक बॉटल बनाने का रॉ मटेरियल का कॉस्ट लगता है 10 रुपया पर बॉटल का। दिस एग्जांपल इज ऑफ पर बॉटल 10 रुपया, और इनको कुछ लेबर का कॉस्ट भी लगता है जो कि है मान लो 5 रुपया, ठीक है। टोटल इनके गुड्स का कॉस्ट बना 15 रुपया। सपोज इनको अपने बिजनेस में मार्जिन चाहिए होता है 20% का, मार्जिन मतलब प्रॉफिट 20% को चाहिए, तो कॉस्ट पे इन्होंने क्या जोड़ा, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना बना आपका 20%, 15 का 20% इस 3 रुपया, और इन्होंने अपने बॉटल का सेलिंग प्राइस रख दिया 18। कोई दिक्कत का बात ही नहीं, ओके। सर अगर ये अपने बिजनेस में अपने बॉटल को 18 में बेचने लगे, कुछ साल बाद इनका बिजनेस बंद हो जाएगा, ह्यूज लॉसेस हो जाएगा। क्यों, हम आपको बताते हैं, बात समझना। सपोज इस बॉटल को बनाने के लिए ये एक मशीन को यूज कर रहे हैं, इस बॉटल को बनाने के लिए दे आर यूजिंग अ मशीन, और उस मशीन का सपोज वैल्यू है 50,000, और उस 50,000 रुपए के मशीन से टोटल 10,000 बॉटल बन सकते हैं। मतलब हर एक बॉटल को बनाने के लिए उनको 5 रुपए का मशीन यूज हो रहा है। अगर एवरेजली बात करें तो इनको हर बॉटल को बनाने के लिए 5 रुपए इनकर करना पड़े, 5 रुपीज पर बॉटल दे विल हैव टू इनकर। अब क्या इन्होंने अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट में इस मशीन का वैल्यू लिया? द आंसर इज नो। अब क्वेश्चन आता है, मशीन के लिए भी तो पैसा हमने बिजनेस से ही दिया है, या मान लो लोन लेके दिया है। अगर आप अपने गुड्स को बेच के अपने सारे खर्चों को रिकवर ना करो, तो एक ना एक दिन आपका बिजनेस लॉस में आना निश्चिंत है, और आपके बिजनेस के सर्वाइबिलिटी पे क्वेश्चन आ जाएगा। क्योंकि एक बिजनेस एंटरप्राइज अपने गुड्स को बेचकर अपने सारे खर्चों को रिकवर करता है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो मशीन का खर्चा हो। भैया सामान बेचकर ही तो आप मशीन का पैसा रिकवर करोगे, बिना बेचे मशीन के पैसे को रिकवर करोगे कैसे? पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए था, अपने मशीन के इस अमाउंट को भी रिकॉर्ड करना चाहिए था। और ये 5 रुपीज पर बॉटल कहीं ना कहीं एक तरीके से आपका डेप्रिसिएशन ही तो है। तो आपको यहां पर मशीन का कॉस्ट ऐड करना चाहिए था 5 रुपीज पर बॉटल, जिससे आपके मशीन का कॉस्ट निकल कर आता 20 रुपया। आपको मार्जिन अपना चाहिए 20, आप अपने प्रोडक्ट को वैल्यू करो, 4 रुपए का प्रॉफिट लगाओ, एंड स्टार्ट सेलिंग योर बॉटल एट ₹24। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर इससे मेरे प्रोडक्ट का वैल्यू तो बढ़ जाएगा ना? हाँ बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ जाएगा। अगर आपको कॉस्ट नहीं बढ़ाना है तो भैया अपने प्रॉफिट को सैक्रिफाइस करो, बट कॉस्ट ऑफ मशीन आपको अपने बॉटलों को बेचकर ही रिकवर करना पड़े। जिस दिन ये 10,000 बॉटल बेच देगा, इनका 5-5 रुपया करके हर बॉटल पे रिकवर होगा, और उनका पूरा मशीन का 50,000 रुपया रिकवर। बोलो है। मतलब डेप्रिसिएशन कहीं ना कहीं हम लोग यूज करते हैं अपने गुड्स के करेक्ट कॉस्ट को डिटरमाइन करने की। आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है? हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट आपके डेप्रिसिएशन का ऑब्जेक्टिव हो गया टू असर्टेन या टू डिटरमाइन द करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। अपने बिजनेस का करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन करने के लिए भी आप डेप्रिसिएशन को यूज करते हैं। प्लीज इसको आप समझना बड़े ध्यान से। सपोज आपने इस साल
एक मशीन खरीदा 10 लाख रुपए में, और आप बोल रहे हो कि सर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। मतलब आप बोल रहे हो कि सर ये जो मशीन है ये मेरा पूरा खर्चा है। ठीक है, सपोज करंट ईयर में आपने सेल किया 5 लाख का, और आप इस मशीन को अपना खर्चा मान रहे हो, तो आपने इसको एक्सपेंस माना 10 लाख का। 5 लाख का सेल, 10 लाख का खर्चा, आपका लॉस कितना दिखा सर? 5 लाख का लॉस। अगले साल सपोज आपने सेल करा 10 लाख रुपए का। सर खर्चा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि ईयर वन में ही आपने मशीन को पूरा अपना खर्चा मान लिया था। ये आपका ईयर वन है, और ईयर टू में आप बोल रहे हो सर मेरा कोई खर्चा ही नहीं है, तो नो एक्सपेंस। और प्रॉफिट कितना? सर पूरा का पूरा 10 लाख का प्रॉफिट। आप सोचो कितना एब्सर्ड सा चीज है। इस मशीन को आप यूज करोगे आने वाले 5 साल तक रेवेन्यू कमाने के लिए। करेक्ट प्रॉफिट या लॉस का मतलब होता है इनकम माइनस रेलिवेंट एक्सपेंस। इस इनकम को कमाने के लिए जो जो खर्चा लगा, आपको उनको माइनस करना पड़ेगा, ताकि आप अपना सही प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन कर सको। जो तरीका हमने यहां पर किया ये एब्सोल्युटली नॉनसेंस है, क्योंकि पहला साल दिख रहा है 5 लाख रुपए का नुकसान, अगला साल दिख रहा है 10 लाख का प्रॉफिट। सर दिस इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस, दिस इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। क्योंकि इस तरीके से क्या दिख रहा है, पहले साल हमने कमाया 5 लाख का लॉस, अगले साल 10 लाख का प्रॉफिट। कितना कंपनी ग्रो कर रहा है? आपका प्रॉफिट लॉस कभी भी करेक्टली नहीं दिखेगा अगर आप डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे तो। मेरा बात समझ में आप लोग को? इसी के लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़े क्या? टू डिटरमाइन द करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। एंड लास्ट इसका और एक पॉइंट है, टू ascertain the correct financial position. To ascertain the correct financial position. प्लीज इसको भी आप लोग बड़े ध्यान से समझना। To ascertain the correct financial, प्लीज मेरा बात ध्यान से सुनना, हम क्या बोल रहे हैं। जब आप अपने असेट पे डिप्रिसिएशन नहीं लगाते हो तो क्या होता है, प्लीज मेरा बात ध्यान से सुनना। सपोज आपके पास एक मशीन है जिसको आपने खरीदा था मान लो 2 करोड़ रुपए में, ठीक है, और आप डिप्रिसिएशन नहीं लगा रहे हो। मतलब आप अपने बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट क्या होता है आप लोगों को शायद नहीं मालूम है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जहां पर हम लोग सारे असेट और लायबिलिटी को लिखते हैं। तो आपने यहां पर असेट कितना लिख रखा है? आपने असेट लिख रखा है 2 करोड़, ठीक है। सर डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, ओके। सर इसका लाइफ कितना है? 5 साल। 2 साल बाद आप बैंक के पास गए लोन लेने के लिए। बैंक बोला कि आप एक काम करो, अपना अकाउंट्स लेकर आओ, बैलेंस शीट वगैरह लेकर आओ, प्रॉफिट लॉस लेकर आओ, तभी तो आपको लोन देंगे। आप बैलेंस शीट लेकर गए, बैंक ने बोला आपका मशीन 2 करोड़ का है, वेरी गुड, इस मशीन के अगेंस्ट में हम आपको 2 करोड़ का लोन दे देंगे, या 2 करोड़ से थोड़ा सा कम, बट बैंक आपको लोन दे देगा। बट क्या आपके मशीन का एक्चुअल में वैल्यू 2 करोड़ है? द आंसर इज नो। आपने 2 साल मशीन को यूज कर लिया है, मशीन का वैल्यू बिल्कुल भी 2 करोड़ रुपया नहीं है। मतलब आपने अपने फाइनेंशियल पोजीशन को गलत दिखाया है, और फाइनेंशियल पोजीशन गलत दिखाने के कारण आपने बैंक को मिसलीड किया है। और बैंक अगर आपको 2 करोड़ रुपए के बेसिस पे लोन दे दे तो कहीं ना कहीं आपने अपने बैंक के संग, अपने लेंडर के संग फ्रॉड किया है। ठीक उसी तरीके से आप एग्जांपल ले सकते हैं कि इन्वेस्टर का। इन्वेस्टर बोलता है 2 करोड़ रुपए का असेट है, अच्छा ही तो है, कंपनी में इन्वेस्ट करो, बट क्या आपके मशीन का वैल्यू 2 करोड़ है? द आंसर इज नो। आपके मशीन का वैल्यू बिल्कुल भी 2 करोड़ नहीं है। तो क्या अपने असेट को हमेशा कॉस्ट पर दिखाना, जितने पे आपने खरीदना है वो सही तरीका है? द आंसर इज नो। आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको अपने अकाउंट्स को हमेशा ट्रू एंड फेयर दिखाना होता है। द वर्ड इज ट्रू एंड फेयर। जो असलियत में है, जो फेयर है, जो सच है, आपको वो दिखाना होगा। क्योंकि सिंपल सा बात है सर, आपके बिजनेस का जो हेल्थ है, आपके बिजनेस का जो फाइनेंस है, जो स्ट्रक्चर है, वो आपके अकाउंट से पता चलता है। एंड हेंस आपको डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए ताकि आपके बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल करेक्ट दिखे। अब अगर आपको इतना बात समझ में आ गया तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन लगाना
मैंडेटरी है कि ऑप्शनल है? सर द आंसर इज डेप्रिसिएशन लगाना आपके लिए ऑप्शनल नहीं है, आपको डेप्रिसिएशन हमेशा मैंडेटरीली लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास फिक्स एसेट है और अगर आप अपने फिक्स एसेट को यूज कर रहे हो तो सर आपको डेप्रिसिएशन जो है वो लगाना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन इज नॉट ऑप्शनल, इट्स कंपल्सरी। आई थिंक यहां तक का डिस्कशन आप लोगों को क्लियर है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ बेसिक बेसिक सा बात करते हैं। प्लीज आप लोग मेरा बात को समझना। फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन डेप्रिसिएशन, फ्यू इंपॉर्टेंट नोट ऑन डेप्रिसिएशन। सबसे पहला बात ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट लिखने के लिए। सर डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, ये एक ऐसा एक्सपेंस है जिसका कोई पेमेंट नहीं होता है। सेकंड, सर डेप्रिसिएशन स्टार्ट्स व्हेन द असेट इज रेडी फॉर यूज। जिस दिन आपका असेट रेडी है यूज होने के लिए, आप तब से डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट करोगे। थर्ड, डेप्रिसिएशन स्टॉप्स व्हेन द असेट इज सोल्ड और डिस्कार्डेड। जिस दिन आपने असेट को बेच दिया या आपने उसको यूज करना बंद कर दिया, उसको डिस्कार्ड कर दिया, उस दिन आप डेप्रिसिएशन को लगाना बंद कर दोगे, क्योंकि आप असेट को यूज ही नहीं कर रहे हो, आप उससे रेवेन्यू कमा नहीं रहे हो, तो आप डेप्रिसिएशन लगा नहीं सकते हो। फोर्थ, डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज recorded at the end of year। ये चार बात प्लीज आप लोग फटाफट से लिख लो, फिर हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। प्लीज फटाफट, अगर आप लोग कोई नहीं लिखा है तो प्लीज इसको वीडियो को पॉज करो, फटाफट आप ये 4 पॉइंट को लिख लो और फिर अपने लोग आगे डिस्कशन को बढ़ाएंगे। आई थिंक आप लोग का लिखना हो गया है एंड वी आर प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक विच इज रीजंस फॉर डेप्रिसिएशन। रीजंस फॉर डेप्रिसिएशन, देखिए बोलता है डेप्रिसिएशन का मेन 2 तरह का रीजन हो सकता है। एक असेट डेप्रिशिएट होता है, इसका मेन 2 कैटेगरी का रीजन हो सकता है। रीजन 2 तरह का हो सकता है। कुछ हो गए आपके इंटरनल रीजंस और कुछ आर योर एक्सटर्नल रीजन। इंटरनल रीजन क्या क्या हो सकता है, आप एक तो चीज समझ गया होगा, क्योंकि आप अपने असेट को यूज कर रहे हो इसीलिए असेट का वैल्यू कम हो रहा है। दूसरा, असेट का वियर एंड टीयर होना। और तीसरा जो आप बोल सकते हैं दैट इज इफ्लक्स ऑफ टाइम। इफ्लक्स का मतलब हो गया पैसेज ऑफ टाइम। अगर आप किसी असेट को खरीदो और उसको यूज ना करो तब भी वो असेट का डेप्रिसिएशन होता है, क्योंकि टाइम का पैसेज हो रहा है। इफ्लक्स का मतलब हो गया पैसेज ऑफ टाइम। क्या मेरा बात समझ में आप लोग को? नाउ टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल रीजंस। एक्सटर्नल रीजंस क्या हो सकता है आपका? ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस, ऑब्सोलेसेंस का मतलब हो गया सर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अगर आपका सेट, एक सेकेंड, अगर आपका सेट में कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गया, अगर मार्केट में कोई नया टेक्नोलॉजी आ गया है, तो जो असेट पुराने टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है उनका वैल्यू कम होगा, और वैल्यू कम होगा इज बेसिकली योर डेप्रिसिएशन। दूसरा रीजन हो सकता है असेट का डैमेज होना या फिर असेट का एक्सीडेंट होना। तो आप लिख के रख सकते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी। आपको एग्जाम में थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है कि कुछ रीजंस बताइए डेप्रिसिएशन। यूज वियर एंड टियर, एफ्लक्स ऑफ टाइम। एफ्लक्स का मतलब हो गया आपका पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ, अपने लोग आगे बढ़ते हैं। अपने लोग का थ्योरी वाला टॉपिक खत्म हो चुका है। अब अपने लोग जो स्टार्ट करेंगे वो सीधा आपका प्रैक्टिकल टॉपिक है। पॉइंट नंबर 5 प्लीज आप लोग लिखना, मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। पॉइंट नंबर 5 इज मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज करने का यूं तो 3-4 मेथड है, बट अपने लोग के सिलेबस में केवल
दो मेथड प्रिस्क्राइब है। सबसे पहला वाला मेथड का नाम है SLM मेथड, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड। प्लीज आप नाम लिखना, फिर हम समझाएगा क्या होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का और एक नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसी का और एक नाम आपका है, वो है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। सेकेंड जो आपका मेथड है उसका नाम है WDV मेथड। ये जो SLM है, इसको आप शॉर्ट में यहां पे इस तरीके से SLM लिख के रखना, SLM, क्योंकि एग्जाम में आपको या क्वेश्चन जब अपने लोग सॉल्व करेंगे तो अपने को बार बार इसका एब्रीविएशन ही मिलेगा, स्ट्रेट लाइन SLM SLM बार बार लिखा मिलेगा। और सेकेंड जो आपका मेथड है उसका नाम है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इसका और एक नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसका और एक नाम है आपका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तीन नाम आपको दिया हुआ है। रिटन डाउन वैल्यू को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं WDV। ये मेथड दो ही है, बस इनका अलग अलग नाम है, तो हम लोग नाम को एक बार लिख लिए, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपको कोई और नाम भी दे दे तो आपको पकड़ में आना चाहिए। अब ये जो नाम है ना, ये ऐसे नहीं कि हवा में नाम को रखा गया है। इन नाम को रखने के पीछे का जो नोमेनक्लेचर है, जो नाम रखने का तरीका है, वो बहुत अप्रोप्रिएट है। अब जब पहला सम करेगा आपको समझ में आएगा कि अच्छा लॉजिकली तो है नाम को रखना। आई थिंक आपको स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV आप लोग नाम वगैरह लिख लिया होगा, क्या होता है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हम लोग मेथड पढ़ेंगे वो है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड। देखिए आप लोग प्लीज हेडिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, बस यहीं से अपना प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट हो गया। बस प्रैक्टिकल या स्टार्टिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, डेप्रिसिएशन आपका हर साल आपके असेट के ओरिजिनल कॉस्ट पर लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने 1/4/2021 को असेट खरीदा 10 लाख में। डेप्रिसिएशन लगता कब है, ईयर के एंड में। तो जो आपका पहला साल खत्म हुआ 31/3/21, अगर हम आपको इसको टाइमलाइन से बताएं, प्लीज टाइमलाइन से देखना एक बार। आपने एसेट खरीदा 1/4/2021 को, आपका पहला साल खत्म कब होगा, 31 मार्च 22 को। फिर आपका एक और साल खत्म कब होगा, 31 मार्च 23 को। फिर एक साल खत्म कब होगा, 31 मार्च 24 को। और हर साल के एंड में आपको डेप्रिसिएशन लगाना होगा। 1/4/2021 को आपने एसेट को कितने में खरीदा सर, 10 लाख रुपीज। सपोज आपके डेप्रिसिएशन का रेट आपको दिया हुआ है 10% पर एनम, मतलब 10% से हर साल आपके एसेट का वैल्यू कम होगा। तो इस पूरे साल में आपका डेप्रिसिएशन कितना बना, 10 लाख का 10% विच इज इक्वल टू 1 लाख। अगले साल सेम 10 लाख का 10% 1 लाख। अगले साल सेम 10 लाख का 10% 1 लाख। फिर अगले साल 10 लाख का 10% 1 लाख। एवरी ईयर डेप्रिसिएशन का अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। जितने पे आपने एसेट को खरीद रखा है उसी अमाउंट के ऊपर हम लोग हर साल डेप्रिसिएशन को जो है वो चार्ज करेंगे। क्या बात क्लियर? हम करेंगे अभी इसके ऊपर एक छोटा सा लाइन आप लोग प्लीज लिख लो। अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड depreciation is charged on the original cost, on the original cost of the asset every year। ठीक है, सिंपल इतना सा लाइन लिखेंगे। अब सीधा हम लोग सम स्टार्ट करते हैं। प्लीज आप लोग लिखना एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1, सबसे पहला, मशीन परचेस्ड ऑन 1/4/2021 फॉर ₹1 लाख। 1 लाख रुपए में आपने 1/4 को मशीन खरीदा। डेप्रिसिएशन का रेट आपको दिया हुआ है 10% पर एनम। ठीक है, और मेथड कौन सा है सर, SLM, जो हम लोग अभी पढ़े। इन दो ट्रांजैक्शंस का
आपको जर्नल एंट्री पास करना है, प्लीज 3-4 लाइन का जगह छोड़ के आप लोग इसका सोल्यूशन करना, आपको इसका जर्नल एंट्री पास करना है। सबसे पहले आप देखना आपका सम स्टार्ट कहां से हो रहा है। आपने मशीन को खरीदा कब? 1/4 को, और मशीन को आपने खरीदा 1 लाख में। मशीन को अगर आप 1 लाख में खरीदोगे तो आपका जर्नल एंट्री क्या बनेगा सर? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट वट एवर, 1 लाख 1 लाख। आई थिंक ये एंट्री सबको क्लियर है, इसमें किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए। और ये एंट्री आपने कब करा? आपने इसको किया 1 अप्रैल 2021 को, जिस दिन आपने खरीदा। अब डेप्रिसिएशन आपको लगाना है, और डेप्रिसिएशन कब लगता है? आपका ईयर एंड में। और आपका ईयर एंड कब आएगा? 31 मार्च 2022 को ये आपका ईयर एंड आएगा, और ईयर एंड में आपको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। और डेप्रिसिएशन का आपका एंट्री क्या बनता है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। 1 लाख के असेट पर 10% का डेप्रिसिएशन, यानी कि 10,000 एंड 10,000, तो 10,000 रुपीज का आपका डेप्रिसिएशन बना। आराम से आप ये एंट्री को देख लो, कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लेना व्हाट्सएप करके। कोई भी डाउट अगर आपका निकलता है तो प्लीज व्हाट्सएप करके आप अपने डाउट को पूछ लेना। बट आई डोंट थिंक ये 2 एंट्री में कोई दिक्कत आ रहा है। ये आपका मशीन खरीदने का एंट्री हो गया, और ये ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने का एंट्री हो गया। डेप्रिसिएशन हमेशा आपके ईयर के एंड पर लगता है, ये बात हम आप लोगों को बताया। अब इसी क्वेश्चन में हम लोग एक लाइन को ऐड कर रहे हैं, लेकिन आप लोग भी साथ साथ, ऑन 1st of October 2022 the above asset is sold for rupees 80,000। ठीक है, the above asset is sold for 80,000। ये आपका बना केस 1। आप मेरे को बताओ, अगर हम आपको टाइमलाइन से समझाएं, प्लीज मेरा बात ध्यान से सुनना। आपका सम स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2021 से। आपका सबसे पहले ईयर एंड आया 31 मार्च 2022 को। यहां तक का हिसाब किताब हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी आप खड़े हो इस डेट को, और आपने अपने असेट को कब बेचा? आपने अपने असेट को बेचा 1 अक्टूबर 2022 को। मतलब आपने यहां से यहां तक भी असेट को यूज किया है, और यूज करने के कारण आपके असेट में डेप्रिसिएशन आएगा। बोलो हाँ या ना? यहां से यहां तक कितना पीरियड है प्लीज आप चेक करो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक नहीं जाना है, क्योंकि 1 अक्टूबर को ही आप असेट को बेच रहे हो। मतलब 30 सितंबर तक आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। यहां से यहां तक आपका कितना मंथ्स निकल कर आ रहा है? 6 मंथ्स निकल कर आ रहे हैं। मतलब आपने 6 मंथ्स के लिए असेट को यूज किया है। बोलो हाँ या ना? अगर आपने 6 मंथ्स के लिए असेट को यूज किया है तो 6 मंथ्स का भी डेप्रिसिएशन आएगा। 1 अक्टूबर 2022 तक आपने और 6 मंथ्स के लिए असेट को यूज किया है, तो 6 मंथ्स का भी डेप्रिसिएशन आएगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। हालांकि हम लोग डेप्रिसिएशन हमेशा ईयर के एंड में लगाएंगे, ये हम आपको अभी केवल कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड क्लास में जब हम लोग फुल फ्लेजेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो डेट वगैरह हम लोग देख लेंगे। बट अभी के लिए आप समझो, क्योंकि मैंने 6 महीने के लिए असेट को यूज किया है, आई विल चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स। सर कैसे कैलकुलेट होगा? 1 लाख पे, क्योंकि मेथड कौन सा है? एसएलएम। एसएलएम पे हमेशा किस पे लगता है? ओरिजिनल कॉस्ट पे। सर ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? जितने पे हमने असेट को खरीदा है। तो आपने 1 लाख पे मशीन को खरीदा, 1 लाख पे आपका रेट कितना लगा? 10%। और कितने मंथ्स के लिए आपने यूज किया? 6 मंथ्स के लिए। 1 लाख पे 10% फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि सर आपका जो रेट था वो 10% था पर एनम। पर एनम का मतलब होता है साल भर अगर आप असेट को यूज करोगे तो आपके असेट का वैल्यू गिरेगा 10% से। बट क्योंकि हमने केवल 6 मंथ्स के लिए असेट को यूज किया है, तो हम 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो यहां पर आपका डेप्रिसिएशन कितना निकला सर? 5,000 एंड 5,000 आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग सर असेट को बेच रहे हैं। अब आप देखना, आपके असेट का ओरिजिनल वैल्यू कितना था? 1 लाख। आपने आज तक उसको कितने से डेप्रिशिएट किया?
पहले आपने डेप्रिशिएट किया 10,000 से, फिर आपने उसको डेप्रिशिएट किया 5,000 से, यानी कि टोटल आपने इसको 15,000 से डेप्रिशिएट करा। तो जिस दिन आपका असेट बिक रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर असेट ऑन द सेल डेट? सेल डेट को आपके असेट का वैल्यू कितना बचा? सर मेरे असेट का वैल्यू बचा 85,000, और मैंने असेट को एक्चुअली में सेल कितने पे करा? क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, हमने इसको सेल करा 80,000 रुपीज में। तो अगर आप 85,000 के असेट को 80,000 रुपीज में बेचोगे तो आपको जो है वो 5,000 रुपए का लॉस होगा। बोलो हाँ या ना? 85,000 के असेट को 80 में बेचोगे तो 5,000 का लॉस होगा। अब आपको बताना है कि सर अगर मेरा असेट बिका तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा? 1 अक्टूबर को हम लोग असेट को बेच रहे हैं और 1 अक्टूबर को आपको जर्नल एंट्री करना है। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, मैंने 85,000 रुपीज के असेट को 80 में बेचा, 5,000 का नुकसान हुआ। सर बैंक में कितना पैसा आया? सबसे पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। बैंक में कितना पैसा है बोलो? 80 के 85, सर 80,000। 80,000 बैंक में आया, मशीन चला गया, मशीन खत्म हो गया। मशीन बढ़ता है तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। सर मशीन इज गॉन तो टू मशीन अकाउंट, कितना? 85,000। और लॉस कितना हुआ? 5,000 का। क्या हम लोग लॉस को डेबिट करते हैं? जी हां। तो लॉस को आप लिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट ₹5,000। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह एक और नाम लिख सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। हम लिख के बता देते हैं। कुछ स्कूलों में बोला जाता है पीएल लिखने के लिए, कहीं आपको बोला जाता है लॉस लिखने के लिए, दोनों करेक्ट है। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट आप ये भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे, दोनों ही करेक्ट है। जैसा आपके स्कूल में प्रिस्क्राइब करे आप वैसा कर लेना, दोनों ही कॉन्सेप्ट। पीएल भी करेक्ट है, बट कुछ स्कूल में आपको पीएल लिखने से मार्क्स काट लेगा अगर टीचर बोलेगा तो अगर स्कूल का टीचर आपका बोल रहा है पीएल लिखने तो आप पीएल लिख लेना। अगर आपका स्कूल का टीचर बोलता है लॉस लिखने तो आप लॉस लिख लेना। स्कूल के टीचर से अपने को कोई डिबेट, कोई आर्ग्यूमेंट करना नहीं है। क्या मेरा बात आप लोगों को? हाँ सर, ये पूरा क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके दिखा दिया। आप लोग 2 मिनट वेट कर सकते हैं। क्वेश्चन को अगर आपको कॉपी करना है तो आप कॉपी कर लो, सोल्यूशन कॉपी करना है तो कर लो, कोई दिक्कत है तो प्लीज बताओ। मेरा पूरा क्वेश्चन आप प्लीज इसको देखिए। अगर आपको यहां तक का डिस्कशन क्लियर है तो वी विल टेक वन मोर एग्जांपल एंड वी आर प्रोसीडिंग टू एग्जांपल नंबर 2। प्लीज आप लिखना एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2, मशीन परचेज्ड फॉर ₹90,000 on 1st of October, on 1st of October, machine purchase for ₹90,000 on 1st of October 2021। ठीक है। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस ₹10,000। ठीक है। डेप्रिसिएशन रेट इज ₹10% पर एनम, और मेथड आपको दिया हुआ है एसएलएम, और आपको बोला गया द अबव असेट, इस क्वेश्चन कॉपी कर लेना, द अबव असेट इज सोल्ड ऑन 1st of October 2022 for ₹90,000। आप लोग प्लीज वीडियो को पॉज करो। अगर आपको लग रहा है आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा तो प्लीज सॉल्व करके मेरे को बता। हम 2 मिनट बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। जब तक अगर आपको लग रहा है कि आप इसको ट्राई कर सकते हैं, आपको क्या करना है? अच्छा करना क्या हम बताए नहीं, आपको इसका जर्नल एंट्री करके बताने। जब से आपने असेट को खरीदा से लेके जब तक आपने असेट को बेचा, जो जो एंट्री होगा प्लीज आप करके बताओ। हम 2 मिनट आप लोग के लिए वेट करें। तो आई थिंक आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। एक बार हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बता देते हैं। पहले हम एक बार एक छोटा सा आपके लिए टाइमलाइन बना रहे हैं आपको क्वेश्चन समझाने के लिए। हमने असेट को खरीदा 1 अक्टूबर 2021 को। 1 अक्टूबर 2021 को हमने असेट को खरीदा। इस चैप्टर में एक बहुत गोल्डन लाइन है जो आपको फॉलो करना चाहिए। आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए मेरे को ईयर एंड तक पहुंचना है। हर साल मेरे को ईयर एंड तक पहुंचना है।
और जब जब आपका ईयर एंड आएगा तब तब डेप्रिसिएशन आएगा। आपको ईयर को क्लोज करना है। ये जो ईयर आपका स्टार्ट हुआ ये क्लोज कब होगा प्लीज बताओ। ये आपका क्लोज होगा 31 मार्च 22 को। पहला बात, कोई भी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में बढ़ने के पहले क्या बिका क्या नहीं, आपको क्या देखना है कि मेरा ईयर एंड कब हो रहा है। मेरा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 22 को। बोलो हाँ या ना। करेक्ट सर। तो सबसे पहले हमने 1 अक्टूबर को असेट खरीदा। असेट खरीदा तो एंट्री क्या बना, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहां पर भी एक छोटा सा ट्विस्ट है, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो। हमने मशीन खरीदा 90,000 में, 10,000 रुपया पे किया इंस्टॉलेशन का। आपको ये बात याद होगा दैट इंस्टॉलेशन एक्सपेंस इज कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस इज कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कोई भी खर्चा जो असेट को अक्वायर करने में लगता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और वो खर्चा आपके असेट के कॉस्ट में ऐड हो जाता है। वो खर्चा आपके असेट के कॉस्ट में ऐड हो जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 90,000 में 10,000 के इंस्टॉलेशन एक्सपेंस को ऐड कर देना होगा। और आप बोलोगे कि सर मैंने असेट खरीदा 1 लाख में। बोलो हाँ या ना। आपने असेट को खरीदा 1 लाख रुपए में। आपने असेट को 90 में नहीं खरीदा, आपने असेट को खरीदा 1 लाख में। तो मशीन को आप कितने पे रिकॉर्ड करेगा, 1 लाख पे। यहां तक का बात क्लियर है। अब सर ईयर एंड आएगा, और ईयर एंड आएगा तो अपने संग डेप्रिसिएशन लाएगा। जब जब आपका ईयर एंड आएगा तब तक डेप्रिसिएशन आएगा। तो ईयर एंड आपका कब आ रहा है, 31 मार्च 2022 को। एंड व्हाट इज योर डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। सर हमने कितने मंथ के लिए एसेट को यूज किया, प्लीज काउंट करिएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। सर हमने 6 मंथ्स के लिए एसेट को यूज किया। तो 1 लाख के एसेट पर 10% डेप्रिसिएशन का रेट फॉर 6 मंथ्स, हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे ₹5,000। क्या आप लोगों को मेरा बात यहां तक एकदम क्लियर है? हाँ सर, ठीक है। सर इसके बाद हम लोग इस असेट को बेच रहे 1 अक्टूबर 2022 को, मतलब इसके बाद 1 अक्टूबर 2022 को हमने असेट को बेच दिया। सर इन दो डेट के बीच में क्या मेरा ईयर एंड आ रहा है? नहीं सर, ये ईयर एंड अब सीधा आएगा 31 मार्च 2023 को। मतलब हमने इस पीरियड के लिए भी असेट को यूज किया है। कितने पीरियड, कितना टाइम हो गया, अप्रैल, क्योंकि मार्च तो खत्म, यहां से हो गया अप्रैल, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। हमने 6 मंथ्स के लिए असेट को यूज किया। और 6 मंथ्स के लिए अगर हमने असेट को यूज किया तो हम 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाएंगे 1 अक्टूबर 22 को, इस वाले डेट को। और एंट्री वापस से आपका क्या बनेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। सर कौन से अमाउंट पे लगाएंगे, 1 लाख पे लगाएंगे। क्यों? क्योंकि सर मेथड कौन सा है, एसएलएम। और एसएलएम पे डेप्रिसिएशन कैसे लगता है, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर। तो 1 लाख के असेट पर, 1 लाख के असेट पर आप 10% से डेप्रिसिएशन लगाएगा फॉर 6 मंथ्स एंड आपका रेट कितना, अमाउंट कितना निकल कर आएगा, 5,000। आपने असेट को यहां पर खरीदा था 1 लाख में, आपने पहले असेट पे लगाया 5,000 का डेप्रिसिएशन, फिर आपने असेट पे लगाया 5,000 का डेप्रिसिएशन। आपके बुक्स के हिसाब से आपके असेट का बुक वैल्यू कितना है, 90,000। आज के डेट पे मेरा असेट कितने पे दिख रहा है, 90,000। बट आपने इसको कितने में बेचा, 90,000 में। अगर आपने 90,000 के असेट को 90,000 में बेचा तो सर ना कोई फायदा हुआ ना कोई नुकसान हुआ। तो अगर हम 1 अक्टूबर को सेल का एंट्री करेगा तो मेरे पास बैंक में कितना पैसा आएगा, सर 90 के एसेट को मैंने 90 में बेचा तो 90,000 आएगा। और आपके यहां से मशीन कितना जाएगा, सर मशीन जो जाएगा दैट विल बी ऑफ 90,000 एंड मेरा एंट्री खत्म। बोलो कोई डाउट? कोई डाउट होगा तो आपको नंबर दिख रहा है, आप उसमें व्हाट्सएप करके अपने डाउट को पूछ सकता है। इसी में अगर हम आपका केस ऐड करें, सपोज आपने इस असेट को 90 में ना बेचकर आपने असेट को बेचा 95,000 में। अब आप मेरे को बताओ सर, 90,000 में हमने असेट को ना बेचकर 95,000 में बेचा। असेट का आपके हिसाब से वैल्यू है 90, बट आपने उसको बेचा 95 में। 90 का सर 95 में से प्रॉफिट आ गया। सर बैंक में कितना पैसा आया, सर 95। मशीन कितने का गया, मशीन सर गया 90 का। और प्रॉफिट कितना आया, 5,000 का। तो आप उसको पीएल में लिख देगा प्रॉफिट। सर प्रॉफिट को, इनकम को हम लोग क्रेडिट ही करते हैं हमेशा। और आप
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह क्या लिख सकते हैं? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। आप पीएल अकाउंट ना लिखकर ये भी लिख सकते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। आर थिंग्स मेकिंग सेंस? कोई डिटेल नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी अपने डाउट को पूछ सकते हैं। क्या हम लोग आगे बढ़े? यस। चलिए सर, एक आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन प्लीज आप लिखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, परचेस्ड मशीन ऑन 1st of January 2021, परचेस कॉस्ट ₹1,00,000, डेप्रिसिएशन का रेट 10% पर एनम। द अबव मशीन इज सोल्ड ऑन 1st of October 2023 फॉर ₹70,000। आपको यहां पर जर्नल एंट्री करके नहीं बताना है, आप वर्किंग नोट से बताओ कि आपका असेट को बेचकर प्रॉफिट कितना आ रहा है और लॉस कितना। ये रहा क्वेश्चन, प्लीज ध्यान रखिएगा। ये आपको 01 ये जनवरी दिया हुआ है और ये आपका अक्टूबर है, इसको ध्यान रखिएगा, कभी कभी देखने में कंफ्यूजन होता है। ये आपका डेट है जनवरी का और ये जो आपको डेट दिया हुआ है ये आपका डेट दिया हुआ है अक्टूबर का। फटाफट प्लीज ट्राई करिए। आप 2 मिनट वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं और फिर जब आप अनपॉज करेगा तो आपको सोल्यूशन इसका मिल जाएगा। प्लीज आप लोग ट्राई करिए। आई थिंक आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका है। हम एक बार आपको इस पूरे क्वेश्चन को टाइमलाइन के फॉर्म में समझाता है, प्लीज आप मेरा बात समझने का कोशिश करना। आपने सबसे पहले असेट को कब खरीदा? सर आपने असेट को खरीदा 1st of January 2021 को। आपका तुरंत एक ईयर एंड आएगा विच इज 31st of March 2021। आप असेट बेच रहे हो 1st of October 23 को। क्या इसके पहले कोई ईयर एंड आएगा? जी हां सर, इसके पहले एक ईयर एंड आएगा 31st March 2022। सर इसके बाद एक ईयर एंड आएगा? जी हां 31st March 23। उसके बाद आएगा आपको अक्टूबर। मतलब आपको पहले इस पीरियड का डेप्रिसिएशन निकालना है, फिर यहां का निकालना है, फिर यहां का निकालना है, फिर यहां का निकालना है, देन आपको इस पॉइंट पे असेट का वैल्यू निकलेगा। देन यू विल कंपेयर इट विद 70,000, तो आपको समझ में आएगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। निकालते हैं, ठीक है सर। सबसे पहले आप देखो, यहां से यहां तक जनवरी से ईयर एंड तक कितना मंथ्स होता है? सर 3 मंथ्स। यहां से यहां तक पूरा 1 ईयर, यहां से यहां तक आपका पूरा 1 ईयर, और यहां से यहां तक आप कैलकुलेट कर लो कितना होता है। ये ईयर एंड है आपका, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर नहीं जाना है, 6 मंथ्स। पहले 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? सर 1 लाख का मशीन है, यहां पे हम अगर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके बताएं, 1 लाख का आपका मशीन है, 10% का रेट है 3 मंथ्स के लिए। सर ये 1 साल का पूरा डेप्रिसिएशन है, तो 1 लाख पे पूरा 10% ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा, क्योंकि मेथड आपका कौन सा है? मेथड आपका हम लोग एसएलएम पढ़ रहे हैं, और एसएलएम पे डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर। यहां पर 1 साल पे कितना लगेगा? सेम सर, 1 लाख पे 10%, और यहां पर 6 महीने के लिए क्या लगेगा? 1 लाख पे 10% फॉर 6 मंथ्स। निकालते हैं फटाफट, कितना आएगा? 1 लाख का 10% इंटू 3/12, शायद 3750, नहीं शायद 2,500 होगा। 1 लाख इंटू 3/12 इज 2,500। ये जब अमाउंट को आप कैलकुलेट कर रहे हैं, दिस अमाउंट इज कमिंग टू 2,500। 1 लाख का 10% इज कमिंग 10,000, 1 लाख का 10% अगेन कमिंग 10,000, और ये आधा करेगा तो कितना आएगा? 5,000। मतलब इस पॉइंट पे आपका असेट कितने पे था? 1 लाख पे, और आपने कितना टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज किया? 10,000, 20,000, 25,000, 27,500। मतलब आपके असेट का टोटल वैल्यू कितना था? सर 1 लाख। आपने टोटल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करा? 27,500। तो ऐसा करने से आपके असेट का वैल्यू कितना निकल कर आ रहा है?
आपके असेट का जो बुक वैल्यू निकल रहा है दैट इज कमिंग 72,500, और आपने असेट को बेचा कितने में? 70,000 रुपीज में। सर 72,500 के असेट को 70 में बेचेंगे तो आपको लॉस होगा 2,500 का। बोलो हाँ या ना? समझ में आया? तो इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा? सर बैंक में कितना पैसा आया? सर बैंक में आपके पास आएगा 70,000। सर आपका मशीन कितने का चला गया आपके हाथ से? सर मशीन मेरा चला गया 75,000 का। और आपको लॉस कितना हुआ? 25 का। तो आप लॉस को क्या लिखेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2,500। आई थिंक आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। आप आराम से इसका वर्किंग नोट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप इसको कॉपी कर लेना, और कोई डाउट होता है तो आप इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। हम लोग आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, और हम लोग मिलते हैं क्लास 2 में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।